नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। सामान्य विज्ञान की क्लास 3 है। अगर आपने इससे पहले के क्लास नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 61 नंबर पर है, तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है यानी चढ़ता है। तो तेल दीप की बत्ती में तेल जो है किस कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन में है दाब अंतर, केशिका क्रिया, या तेल की निम्न श्यानता, या गुरुत्वीय बल। 30 प्रश्न मिलेंगे आपको। 30 प्रश्न में से आपका उत्तर जो है कितना सही हुआ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो तेल दीप की बत्ती में तेल जो है किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिका क्रिया द्वारा। केशिका क्रिया, कहीं पर केशिकत्व क्रिया भी दिया रहता है, याद रखना। विकल्प भी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। श्यानता की इकाई हैं पॉइज, पास्कल, पाईजूली, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर होगा पॉइज। श्यानता की इकाई है पॉइज जो है। चलिए अगला क्वेश्चन। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं आर्किमिडीज, न्यूटन, लुई पास्चर, या इनमें से सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्किमिडीज जो है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। चलिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे ब्रिटेन से, जर्मनी से, या संयुक्त राज्य अमेरिका से, या ग्रीस से। तो आर्किमिडीज कहाँ से संबंधित थे? तो ग्रीस से संबंधित थे। विकल्प डी हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, या विद्युत चुंबकीय। तो ध्वनि तरंग की प्रकृति जो है किस प्रकार होती है? तो क्या होती है? विकल्प भी अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग जो है प्रकृति जो है अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? एनडीए 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया था। अवरक्त तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, या पराश्रव्य तरंगे, या रेडियो तरंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पराश्रव्य तरंगे। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं। ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से अधिक, या सी 1,000 हर्ट्ज से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो विकल्प ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य ध्वनियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं लंबवत, तिर्यक यानी तिरछी, आंशिक लंबवत, आंशिक तिर्यक, या कभी कभी लंबवत कभी कभी तिर्यक। तो ध्वनि तरंगे किस प्रकार की है? तो सही उत्तर क्या होगा? लंबवत। लंबवत है। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? विकल्प है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और बी में है 0.5 हर्ट्ज से 5 हर्ट्ज, या सी 1 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज, या डी 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज। तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। ये संख्यात्मक प्रश्न है। तो ऑप्शन में दिया है
664 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड, 166 मीटर प्रति सेकंड या डी 100 मीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प भी 332 मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में होती है। इस्पात यानी स्टील में होती है। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है तो कितना होगा? 330 मीटर प्रति सेकंड, 220 मीटर प्रति सेकंड या 100 मीटर 110 मीटर प्रति सेकंड या 232 मीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायु में ध्वनि का वेग लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होता है? आईएएस 2000 में इस प्रश्न को पूछा गया था। यूपीएससी का प्रश्न है। ए, ठीक सुनी जा सकने वाली ध्वनि, साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज़ या किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। तो 100 डेसिबल का शोर निम्न स्तर जो निम्न में से किसके संगत होगा? तो सही उत्तर होगा विकल्प डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। ए, तारत्व, प्रबलता और गुणता, बी, केवल तारत्व और प्रबलता, सी, केवल ध्वनि प्रबलता या डी, केवल ध्वनि गुणता। तो इसका सही उत्तर हुआ केवल ध्वनि गुणता। अगला क्वेश्चन है, एक जेट वायुयान 2 मैक वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? ऑप्शन में है 166 मीटर प्रति सेकंड, 64.4 किलोमीटर प्रति सेकंड या 3332 मीटर प्रति सेकंड या 664 मीटर प्रति सेकंड। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, 664 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का आईडी है। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, यानी डेसिबल इकाई का प्रयोग किस में किया जाता है या किस लिए किया जाता है? विकल्प ए, प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए या ध्वनि की तीव्रता के लिए या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि यानी इको उत्पन्न करते हैं? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? परावर्तन। विकल्प सी हमारा सही होगा। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार जो है अधिकांशतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, बी, डॉक्टरों द्वारा, सी, इंजीनियरों द्वारा या डी, नौ संचालकों द्वारा। तो क्या होगा? सोनार जो है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं।
रमण प्रभाव, डॉपलर प्रभाव या क्राफ्टन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। विकल्प बी हमारा सही होगा, डॉपलर प्रभाव। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर प्रभाव, चार्ल्स नियम या आर्किमिडीज का नियम। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा परिघटना जो है डॉपलर प्रभाव के कारण संभव है। विकल्प बी सही होगा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। मानव शरीर का सामान्य ताप 280, 290 या 300 या 310। तो क्या होगा सही उत्तर? 310, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमानों में एक ही होंगे? कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40 डिग्री, 212 डिग्री, 40 डिग्री या 100 डिग्री। तो सही उत्तर क्या होगा? -40 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम जो है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंड के दिनों में लोहे की गुटके और लकड़ी की गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि? काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। सी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है। या डी, लोहे का गुटका लकड़ी से भारी होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, संवहन होगा। विकल्प बी हमारा सही होगा। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? द्रवों में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? पारा, ईथर, पारा, पानी, ईथर या बेंजीन।
तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, कौन सा है, वो हो जाएगा पारा जो है। विकल्प ये हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती हैं, इसका क्या कारण है? दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, क्योंकि दो परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, या कपड़े का संविन्यास यह भूमिका निभाता है, या कपड़े की बुनाई यह भूमिका निभाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ये, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, इसका क्या कारण है? ए, वह भद्र दिखते हैं, बी, उन्हें दूर से भी देखा जा सकता है, या सी, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, और डी, यह एक परंपरा है। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। एसएससी 2004 और यूपीपीसीएस 2007 में इस प्रश्न को पूछा गया था। तो ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र का ताप का कम अवशोषण करते हैं। सफ़ेद वस्त्र ताप का जो है कम अवशोषण करते हैं, और ज़्यादा अवशोषण कौन से करता है? काला जो है ज़्यादा अवशोषण करता है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।